देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि cos 2 थीटा बराबर साइन थीटा है और थीटा जो है 0 और 90 डिग्री के बीच में है तो थीटा का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जब यहाँ पर जो है आप इस तरीके से इसे लिख सकते हैं, जैसे कि cos क्या है आपका 2 थीटा है, इसे जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos साइन थीटा को हम लोग cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो cos बेस समान है तो हम लोग बेस हटा सकते हैं। थीटा इधर चला जाएगा तो किधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 3 थीटा बराबर आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो थीटा बराबर आपका कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो यहाँ पर आपसे थीटा का ही मान पूछा जा रहा था, तो थीटा का मान कितना आ गया, 30 यानी कि 30 डिग्री। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि पहली 8 भाज्य प्राकृतिक संख्या है, यानी कि यहाँ पर बोला जा रहा है भाज्य प्राकृतिक संख्या है, यानी कि आपसे कंपोजिट नंबर बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, कंपोजिट नंबर, POSIT, कंपोजिट नंबर। यहाँ पर जो है पहली 8 जो है कंपोजिट नंबर संख्याओं का माध्य यानी कि मीन, और पहली 8 भाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर का माध्य यानी कि मीन का अंतर कितना होगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा कि पहले 8 कंपोजिट नंबर कौन सी है। तो सबसे पहले जो है सबसे जो है छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, 4 होता है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4 होता है। कंपोजिट नंबर मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा संक्षेप में बता देता हूँ कि कंपोजिट नंबर उसे कहते हैं जिसका कम से कम क्या होना चाहिए, 3 फैक्टर होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर अगर आपको लग रहा होगा कि 2 भी क्या होना चाहिए कंपोजिट नंबर, लेकिन 2 के एक तो फैक्टर 1 होते, एक आपका क्या होता है, 2 होता है, इसका आगे इसका कोई भी फैक्टर नहीं होता है, तो इसके केवल 2 फैक्टर है, तो 2 आपका कंपोजिट नंबर नहीं होता है। तो कंपोजिट नंबर मतलब ही होता है आपका जिसके एटलीस्ट यानी कि कम से कम 3 फैक्टर जरूर होने चाहिए। तो इसका सबसे छोटा कंपोजिट नंबर आपका 4 होता है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, उसके बाद आपका 6 होगा, उसके बाद आपका 8, 9 हो जाएगा, क्योंकि 9 के भी एक फैक्टर है, 3 है, और आपका 9 खुद है। फिर जो आपका 10 हो जाएगा, 10 के बाद 12, 12 के बाद आपका 14, 14 के बाद 15। टोटल हमें कितनी संख्या चाहिए थी, 8 संख्या। तो 3, 3, 6, 2, 8 संख्याएं हो गई। तो ये जो है 8 क्या हो गए, कंपोजिट नंबर हो गए। इसका जो है हमें क्या निकालना होगा, पहले योग निकालना होगा, तब हम लोग माध्य निकालेंगे। तो पहले योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, 6, 4, 10, 10, 8, 18, 18, 9, 27, 10, 37, 37, 12, 49, 37, 12, 49, 49, 4, 53, 10, 63, 63 और यहाँ पर से हम लोग फिर एक बार जोड़ लेते, 6, 4, 10, 8, 18, 27, 27, 10, 37, 37, 12, 49, 49, 4, 53 हो जाता है, 53, 53 और 10, 63, 63 और 15 आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 78 यानी कि 78। और हमें क्या चाहिए, माध्य चाहिए। तो माध्य निकालने का क्या होता है तरीका, जितने संख्या उनके योग से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो टोटल नंबर कितने, 8 है। तो ये आपका क्या निकल गया, माध्य निकल गया सारे 8 कंपोजिट नंबर का, प्रथम यानी कि पहले 8 कंपोजिट नंबर का। अब हमें क्या चाहिए, पहले जो है यानी कि प्रथम जो है 8 अभाज्य संख्या चाहे। तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिनके जो है सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 1 नहीं होता, 1 आपका यूनिवर्सल फैक्टर होता है, तो 1 को नहीं गिना जाता। तो 2 से आपका क्या होता है, प्राइम नंबर स्टार्ट होता है। 2 के बाद आपका कौन सा प्राइम नंबर है, 3 है। 3 के बाद आपका 5 है, 5 के बाद 7, 7 के बाद आपका हो जाता है 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद आपका 17, 17 के बाद 19। तो टोटल 8 चाहिए थे, तो हमें 3, 3, 6, 2, 8 हो गए। अभी क्या करेंगे, सभी का योग निकाल लेंगे, क्योंकि हमें इनका भी क्या चाहिए, माध्य चाहिए। तो योग आपका कितना हो जाएगा, 5, 3, 8, 2, 10, 10, 17, 17, 11, 28, 28, 13 आपका कितना हो जाएगा, 28, 3, 31, 10, 41, 17 आपका 58, 58 और 9, 67 और 10 आपका कितना हो जाएगा, 77, यानी कि 77। टोटल नंबर कितने, 8 है। तो ये आपका क्या आ गया, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याओं का माध्य आ गया। इन दोनों का हमें क्या चाहिए, अंतर यानी कि डिफरेंस चाहिए। तो बेस यानी कि आधार समान है, तो कितना हो जाएगा, एलसीएम 8 और 8 का 8, 78 में से 77 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, यानी कि आंसर आपका कितना आएगा, 1/8 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो आपको पता होना चाहिए इस तरीके के प्रश्न में कि कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं और प्राइम नंबर किसे कहते हैं। प्राइम नंबर उस संख्याओं को कहते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिनके कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए। तो दोनों ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, बी जो है ए की तुलना में 20% कम कार्यकुशल है। तो आपसे पूछा जा रहा है बी को कार्य जो है पूरा करने में कितना दिन का समय लगेगा।
तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया कि बी जो है ए की तुलना में 20% कम कार्यकुशल है, यानी कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/5 होगा। कितना हो जाएगा आपका 1/5, यानी कि 1/5 होगा। यानी कि यहाँ पर से पता चल रहा है कि अगर ए की कार्य क्षमता 5 है तो बी क्या है, उससे 1 यूनिट कम की कार्य क्षमता रखता है। अगर ए की कार्य क्षमता 5 है तो बी जो है उससे 20% कम, यानी कि 5 यूनिट में 1 यूनिट कम कार्य क्षमता रखता है। तो कितना, 4 यूनिट। यानी कि यहाँ पर से पता चल गया कि बी की कार्य क्षमता 4 है, ए की कार्य क्षमता कितनी है, 5 है। तो यहाँ पर से जो है हम लोगों को क्या निकालना है, बी कितने दिनों में कुल कार्य करेंगे वो निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया कि ए जो है कुल काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 12 दिनों में कर सकते हैं। और ए जो है कितने की कार्य क्षमता से करते हैं, तो 5 की कार्य क्षमता से करते हैं। तो अगर आपको जो है टोटल वर्क निकालने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पर इफिशियंसी इनटू टाइम किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे तो ए जो है 12 दिन में करता है, कितने की कार्य क्षमता से करता है, 5 की कार्य क्षमता से। तो ये आपका कुल काम हो गया। इस कुल काम को करना अब किसे है, बी को करना है। तो क्या करेंगे, उसको इफिशियंसी से भाग दे देंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 तिया आपका कितना हो जाएगा, 12, 5 तिया आपका कितना हो जाएगा, 15। यानी कि बी जो है उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो 15 दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो ये तो आपका हो गया बेसिक तरीका। अगर आप इसे डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला गया कि ए जो है कुल जो है काम कितने दिनों में करता है, 12 दिनों में करता है। और फिर यहाँ पर बोला गया कि बी जो है ए की तुलना में 20% कम कार्यकुशल है, यानी कि बी जो है कितने की कार्य क्षमता से कार्य करेगा, 5 यूनिट में 1 यूनिट कम की कार्य क्षमता से काम करेगा। और ए जो है कितने की कार्य क्षमता से काम करता है, 5 की कार्य क्षमता से काम करता है। तो इतना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, 5 तिया आपका कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट तरीके से बनाने, ये आपका बेसिक हो गया। जिस तरीके से आप बनाना चाहे बना सकते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। पी क्यू और आर क्रमशः जो है ए बी बी सी और ए सी भुजाओं का मध्य बिंदु यानी कि मिड पॉइंट है। तो आपसे फिर आगे बोला गया कि त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर, यानी कि समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल यानी कि एरिया कितना होगा। तो सबसे पहले बोला क्या गया कि ए बी सी क्या एक समबाहु त्रिभुज है। तो पहले हम लोग एक ट्रायंगल ए बी सी बना लेते हैं। ए बी सी आपका हो गया समबाहु त्रिभुज, यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का सभी साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और सभी एंगल कितने डिग्री के होते हैं, तो 60 डिग्री के होते हैं। कितने डिग्री के, 60 डिग्री के। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर बोला गया है कि इसके जो है मध्य बिंदु को मिलाया जाता है, यानी कि ए बी पर जो है कौन सा बिंदु होता है, पी, बी सी पर कौन सा बिंदु होता है, क्यू, और ए सी पर आपका कौन सा बिंदु हो जाता है, आर। इस मिड पॉइंट को क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। इस मिड पॉइंट को क्या किया जाता है, बनाकर एक ट्रायंगल बनाया जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस पी क्यू आर का एरिया कितना होगा। तो ये आपका क्या है, एक तरीके से ए बी का ये मिड पॉइंट है। तो अगर इसकी जो है इसकी भुजा की कुल लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, ये आपसे बोला गया। तो अगर इस भुजा की पूरी लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो अगर ये मिड पॉइंट है तो इसे क्या करेगा, 2-2 सेंटीमीटर में, यानी कि आधा आधा यहाँ पर भाग कर देगा। तो अगर ये 2 सेंटीमीटर है, अगर ये यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर बोल सकते हैं फिर कि एक जो है क्या समबाहु त्रिभुज है। तो अगर मिड पॉइंट पे काटा है तो ये भी 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर, तो इधर भी 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, ये भी आपका 2 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर अगर ये 60 डिग्री है, ये दोनों साइड आपका यहाँ पर बराबर हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 60 डिग्री होगा। यानी कि ये क्या होगा आपका 60 डिग्री होगा। क्या होगा, 60 डिग्री। तो अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये क्या हो जाएंगे, ये भी 2 सेंटीमीटर होंगे। यानी कि पी की लंबाई भी कितनी आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर। यानी कि अगर ये 60 डिग्री है तो इधर भी आपका ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि बराबर भागों में सभी बांटेगी। तो ये 60 120 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। यानी कि ये जो है कैसा, एक तरीके से जब हल करेंगे तो ये आपका अंदर में जो है पी क्यू आर क्या बन जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल ही बनेगा। वैसे तो आपको याद कराया जाता है, जब आप बेसिक पढ़ेंगे तब आपको जो है ज्योमेट्री में याद कराया जाता है कि जब इक्विलैटरल ट्रायंगल का मिड पॉइंट आपस में मिलते हैं तो अंदर क्या बनाते हैं, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ही बनाते हैं। तो इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की लंबाई कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर आ गई। तो अब हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर होता है।
क्या होता है, साइड स्क्वायर यानी कि भुजा का स्क्वायर होता है। तो फार्मूला याद रखिएगा, फार्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा √3/4। इसकी जो है पी की आर की भुजा की लंबाई कितनी हो गई थी, 2 सेंटीमीटर। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। 4 से 4 चला गया तो आपका कितना आ जाएगा, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, इस अंदर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात यानी कि इफिशियंसी का रेशियो कितना दिया गया, 3:4। फिर बोला गया कि यदि ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है तो बी जो है उसी कार्य को कितना दिनों में पूरा कर सकते। तो मैंने अभी इसी वीडियो में बताया था कि कुल कार्य बटा क्या होता है, टोटल वर्क बराबर होता है डेज इंटू इफिशियंसी यानी कि टाइम इंटू इफिशियंसी होता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि ए जो है कुल जो है कितने दिनों में काम करता है, तो 12 दिनों में काम करता है। और कितने की कार्य क्षमता से काम करता है, तो 3 यूनिट की कार्य क्षमता से काम करता है। तो ये आपका क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। और इस कुल काम को करेगा कौन, अब बी के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा, बी के द्वारा किया जाएगा। तो क्या करेंगे, बी की एफिशिएंसी से भाग कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, बी का टाइम यानी कि समय निकल जाएगा। तो हल कर लेते तो कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, 3 तिया कितना हो जाएगा, 9। यानी कि बी जो है उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो 9 दिन में करेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी भी प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर n के लिए 6 पे पावर n - 5 पे पावर n के परिणाम का अंतिम अंक यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं कि इकाई अंक क्या आएगा। तो यहाँ पर जो है हम लोग जो है n का वैल्यू कुछ भी जो कि प्राकृतिक संख्याएं होनी चाहिए वो पुट करके देखेंगे और हल करेंगे और पता लगाएंगे कि अंतिम संख्या कौन सी आती है। तो सबसे पहले n का वैल्यू हम लोग 1 पुट करके देख लेते हैं। तो 6 पे पावर 1, 5 पे पावर 1 यानी कि कितना हो जाएगा, 6 - 5, तो कितना बचेगा, 1। यानी कि अंतिम अंक क्या है, 1 ही है। लेकिन अगर आपको लगे कि यहाँ पर हम 2 भी रख सकते हो तो बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि 2 भी प्राकृतिक संख्या है तो 2 भी चेक कर लीजिए। तो कितना आएगा, 6 × 36 - 5 × 5 = 25, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 11। तो यहाँ भी अंतिम अंक क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। अगर आप 2 नहीं पुट करना चाहते तो 3 पुट करके देख लीजिए, क्योंकि 3 भी आपका क्या है, नेचुरल नंबर ही है। तो हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 36 = 216 -5 × 5 = 25, 25 125 होगा। तो कितना आ जाएगा, 6 में से 5 जाएगा 1, यानी कि यहाँ भी इकाई अंक 1 ही आएगा। तो यहाँ पर पावर पर कोई भी प्राकृतिक संख्या पुट करने पर इकाई अंक क्या आता है, 1 ही आता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर P बराबर जो है कुछ अंक दिए गए और Q बराबर कुछ अंक दिए गए। तो आपसे पूछा जा रहा है कि P/Q का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, P का मान निकाल लेंगे यहाँ पर। तो P का जो है हल कर लेंगे तो यहाँ पर 2 + 0.2 को क्या करना है, इतना से भाग करना है टोटल। तो कितना आ जाएगा आपका, 0.2 × 2, यहाँ पर गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -2। तो +2 - 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 0.2 कट जाएगा तो आपका बचेगा यहाँ पर से कितना, 1/2 यानी कि हाफ बचेगा। फिर यहाँ पर से ये तो आपका P का निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, Q का निकालना है। तो Q का हल करेंगे, Q का हल करने पर आपका यहाँ पर से कितना आ जाएगा, तो 2 - 0.2 इतना से जो है क्या करना है, पूरा भाग करना है। तो कितना आ जाएगा आपका, 0.2 × 2, यहाँ पर से 2 जो आपका चला जाएगा तो कितना बचेगा, -1। तो हल कर लेते हैं, ये आपका चला गया, 2 में से 1 जाएगा तो 1 -आधा, तो आपका कितना बच जाएगा, 1 - आधा यानी कि हाफ बचेगा। तो Q का वैल्यू कितना आ गया, हाफ। P का वैल्यू कितना आया, हाफ। तो P/Q करेंगे यानी कि 1/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी कि P/Q का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है देखेंगे ग्राफ में दिया क्या गया। ग्राफ में यहाँ पर बोला जा रहा है कि निम्न तालिका फरवरी 2018 के 4 सप्ताह के वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI PM 2.5 दर्शाती है। फरवरी के महीने में कोलकाता, और यहाँ पर से आपका क्वेश्चन शुरू हो रहा है, आपसे बोला जा रहा है कि फरवरी के महीने में कोलकाता और दिल्ली में AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो है के औसत में जो है कितना अंतर है, ये आपसे
पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो है कोलकाता का टोटल जो है योग निकाल के औसत निकालेंगे और दिल्ली का योग निकाल के औसत निकालेंगे, फिर उनका अंतर यानी कि डिफरेंस निकाल लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, कोलकाता वालों का सभी का जोड़ लेंगे। तो कितना आ जाएगा जोड़ने पर, तो इकाई अंक पहले जोड़ेंगे तो 8 6 14, 4 18, 18 2 20, हाथ में 2, 8 7 15, 15 7 22, 22 2 24, हाथ में 2, 3 2 5 2 7, 7 1 8, 8 2 10, यानी कि 1040। ये टोटल जो है क्या किया गया, कलकत्ता में इतना जो है आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स प्रत्येक सप्ताह में आए हैं। इसे हमें क्या चाहिए, औसत चाहिए। तो टोटल 4 सप्ताह थे तो क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। फिर हमें क्या चाहिए, दिल्ली का चाहिए। तो दिल्ली का भी पहले योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 6 14, यानी कि 6 3 18, 18 8 कितना हो जाएगा 26, हाथ में 2, 4 3 12 3 15 2 17, हाथ में 1, 2 चौक 8 1 9, यानी कि 976 बटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। दोनों क्या है, औसत है। औसत में क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस यानी कि अंतर कितना हो जाएगा, तो अंतर करेंगे तो 24 और 40, यानी कि 64 बटा 4। तो कितना आ जाएगा, काटेंगे तो 16 बार में चला जाएगा, यानी कि औसत का अंतर यानी कि डिफरेंस कितना है, तो 16 है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ये जो है यदि इतना का जो है इतने यानी कि √4 - √3 के बराबर है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि यक्स का मान क्या होगा। तो यहाँ पर जो है दिया क्या गया, यहाँ पर दिया गया है कि √19 - x√12 बराबर कितना है, √4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √4 को हम लोग 2 रूट माइनस यानी कि 2 - √3 लिख सकते हैं। इधर क्या है, अंडर रूट है, तो इस अंडर रूट को हटाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर स्क्वायर भेज सकते हैं। जब इस अंडर रूट को हटा दिया जाएगा तो उधर क्या चला जाएगा, स्क्वायर चला जाएगा। तो इधर स्क्वायर को तोड़ देंगे, बाकी 12 को भी तोड़ देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से 19 - 12 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 तिया 12, यानी कि इसे लिख सकते हैं 2x × √3। इस तरीके से लिखा जा सकता है। इधर फिर क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे a - b के। आपको तो फार्मूला पहले सबसे पहले अलजबरा का पता होना चाहिए। अलजबरा का फार्मूला क्या होता है, a² + b² - 2ab होता है। तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा, a - b का होल स्क्वायर का ये फार्मूला होता है। तो क्या करेंगे, इसी फार्मूला पे तोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, a² यानी कि 2 दूनी 4, 3 √3 का स्क्वायर यानी कि 3, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 - 2ab यानी कि 2 दूनी 4 √3 होगा। अब क्या करेंगे, हल करके देख लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो है नंबर को इधर भेजेंगे, तो यहाँ पर इसे 2x को इधर भेज देंगे तो प्लस में चला जाएगा, यानी कि 2x √3। बाकी जो है यक्स इस वाले अंक को मैंने उधर भेजा तो ये प्लस में चला गया, बाकी इस अंक को क्या करेंगे, इधर भेजेंगे। तो 19 में से 7 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 19 में से 7 जाएगा तो आपका 12 7 19 प्लस हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस 4 √3 होगा। तो यहाँ पर जो है यक्स, ये आपका क्या है, 2 √3 × यक्स है। क्या है, 2 √3 × यक्स है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 √3 को यहाँ पर से भाग दे सकते हैं। जैसे कि यक्स बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं कि 12 बटा, इसे भी क्या करेंगे, 2 √3 से भाग दे देंगे, प्लस 4 √3 बटा 2 √3 से भाग दे देंगे। हल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो काट लेते हैं यहाँ पर से, 2 √3 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 2 √3 बार में ही चला जाएगा। यहाँ पर काटेंगे तो √3 चला गया, 2 से 2 बार में चला जाएगा, यानी कि एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 2 √3 + 2 आएगा। तो ये आपका एक्स का वैल्यू आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 33 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 14% का लाभ होता। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि CP क्या है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले यार, मैं पिछले वाले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य खुद में कितना होता है, 100% होता है। कितना होता है, 100% होता है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि 12% के लाभ की जगह 14% के लाभ में बेचा जाता है, यानी कि परसेंट में अंतर कितना है, तो 2% का, यानी कि लाभ परसेंट में अंतर कितना है, 2% का। 2% का वैल्यू कितना है, 33। तो 2% का वैल्यू अगर 33 है तो हमें क्या चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए, यानी कि 100% का वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ 50 से गुना कर देंगे तो आपका 100% का वैल्यू आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर से 100% बराबर आपका 33 बचे कितना हो जाएगा, 165 पे 1 0, यानी कि 1650 रुपये क्या हो जाएगा, उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से घटाने पर पूर्ण जो है वर्ग हो। क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग हो।
तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, यहाँ पर जो है सबसे छोटी संख्या जो है कौन सी हो जाएगी, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो है कौन सी होगी, 1000 होगी। कितनी होगी, 1000 होगी। तो इसे क्या करेंगे, 1000 में कितना घटाया जाए, 1000 में कितना घटाया जाए कि वह संख्या क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी कि होल स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, बाई ऑप्शन बनाएंगे। बाई ऑप्शन सबसे बेहतर तरीका होता है इस तरीके के प्रश्न हल करने के लिए। तो 1000 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा, क्योंकि हमें माइनस करके ही देखना है, तो बाई ऑप्शन हमें इसे बना सकते हैं। तो ये आपका 1000 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा, आपका 880 बचेगा। 880 क्या किसी का स्क्वायर होता है, तो नहीं होता है, तो ये आपका 120 नहीं होगा। 1000 में से 24 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, आपका 976 बचेगा। 976 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता है। आपका 1000 में 159 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 841 बचेगा, तो ये भी आपका किसी का स्क्वायर नहीं होता है। 1000 में से 39 जाएगा तो कितना बचता है, 961 बचता है। 961 किसका स्क्वायर है, तो 31 का स्क्वायर है, यानी कि 31 का स्क्वायर है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 1000 में अगर 39 माइनस किया जाए तो वह संख्या क्या बन जाती है, पूर्ण वर्ग बन जाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ये आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 2001 में एक कंपनी द्वारा अर्जित राजस्व 6300 करोड़ है, जो 2010 में 8100 करोड़ और 2015 में 10,800 करोड़ था। तो 2001 से 2010 के बीच और 2010 से 2015 के बीच राजस्व में हुई वृद्धि का अनुपात कितना होगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 2001 से जब 2010 में गया तो उसके बिक्री में वृद्धि कितना हुआ। तो 2001 में बेच कितना रहा था, यानी कि ये जो है अर्जित राजस्व कितना था, तो 6300 करोड़ था। 2010 में कितना हो गया, 8100 करोड़। तो यहाँ पर जो है कितने की वृद्धि देखने को मिली है, तो यहाँ पर आपका 8100 माइनस 63 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1800, यानी कि 1800 वृद्धि देखने को मिली है। फिर हमें क्या देखना है कि 2010 से 2015 में कितनी वृद्धि हुई। तो 2010 में 8100 था, 2015 में आपका 10,800 हो गया। तो कितना की वृद्धि हुआ, तो 19 8 कितना हो जाएगा, 27, यानी कि 2700 करोड़ की वृद्धि हुई। अनुपात में वैल्यू पूछ रहा है, हल कर लेंगे तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 900 से काटेंगे तो 2 बार में, 900 से काटेंगे तो 3 बार में, यानी कि आपका रेशियो में वैल्यू आएगा 2:3। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्या है, आपका P का वैल्यू दिया गया है, Q का वैल्यू यहाँ पर जो है P का जो हल करना पड़ेगा, Q का वैल्यू दिया गया है। तो पूछा क्या जा रहा है, P/Q का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, P को यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है 0.3 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.09 आएगा। कितना आएगा, 0.09। यहाँ पे इसे जो है गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 0.0009 आएगा इतना। फिर यहाँ पर गुना कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6×18 यानी कि 0.018 आएगा। तो यहाँ पर जो है सभी हम लोगों ने गुना कर लिया, बाकी जो जुट रहा है उसे जोड़ेंगे, जो घटेगा वो घटा लेंगे। तो यहाँ पर जो है ये दोनों को जोड़ना है, तो कितना आपका आ जाएगा जोड़ने पर, 0.0909। इसमें जो है माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.180। इसे क्या करना है, माइनस करना है। तो कितना आ जाएगा, 9 2, यहाँ पर 8 में से 1 गया तो कितना, 7, यानी कि 0.0729। ये किसका वैल्यू है, P का वैल्यू है। Q का वैल्यू दिया गया, P/Q हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, P का वैल्यू कितना है, 0.0729 बटा Q का वैल्यू कितना है, 0.54 है। दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 4 शून्य आ जाएगा। इधर दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 2 शून्य, यानी कि हटाएंगे तो नीचे कितना शून्य आ जाएगा, 2 शून्य आ जाएगा, क्योंकि 2 अंक तो यहाँ पर छट जाएगा, 2 अंक का नीचे आ जाएगा। हल कर लेंगे, यहाँ पर आपका कितना आएगा, 9 से कट रहा है तो काट लेंगे, 9 छक 54, कितना हो जाएगा, 9 छक 54। यहाँ पर आपका हो जाएगा 81 नमा, यहाँ पर काटेंगे तो 3 दूनी 6, 27 या 81, यानी कि 27 को क्या करना है, 2 से भाग करके देख लेंगे तो आपका कितना आएगा, 0. आपका तो पहले 1 आ जाएगा, फिर आपका 70 यानी कि 700, तो 200 या 600 आपका 100, यानी कि कितना बच गया आपका, यहाँ पर से 100 बच गया। तो 100 1 शून्य बैठाएंगे तो 20 यानी कि 200 × 1000 हो जाएगा, यानी कि 0.135 आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, करना कुछ नहीं था, सिंप्लीफाई कर लेना था और P/Q निकाल लेना था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजयी उम्मीदवार को कुल मतों के 48% मत प्राप्त हुए, उसके विरोधी उम्मीदवार को 6800 मत प्राप्त हुए, जो कि कुल मतों के 34% के बराबर है।
कुछ मत उनमें से जो है क्या किए गए, अमान्य घोषित कर दिए गए, यानी कि टोटल मतों में से कुछ मत को अवैध घोषित कर दिया गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि विजय उम्मीदवार का विनिंग मार्जिन और असामान्य मतों की संख्या, यानी कि असामान्य अमान्य मतों की संख्या क्या है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है क्वेश्चन में क्या दिया गया, ये जो है जब देखेंगे तो यहाँ पर 34% का वैल्यू कितना दिया गया, 6800 दिया गया, क्योंकि हारने वाले उम्मीदवार को कितना वोट मिला, 6800 मिला, और कितना प्रतिशत मिला कुल वोट में से, तो 34%, यानी कि 34% का वैल्यू कितना है, 6800 रुपये है। तो यहाँ 6800 उम्मीदवार है, तो यहाँ पर 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 200, यानी कि 1% के बराबर 200 उम्मीदवार हैं। तो यहाँ पर से जो है हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे कि विजय उम्मीदवार यानी कि जीतने वाला उम्मीदवार और हारने वाले उम्मीदवार के बीच के, यानी कि बीच में जो है कितना वोट का अंतर है। तो प्रतिशत में अंतर कितना है, तो प्रतिशत में अंतर आपका 8 से 14% है। कितना प्रतिशत का अंतर है, 14% का अंतर है। तो अगर 1% का वैल्यू 200 है तो 14% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2800, यानी कि जीतने वाले उम्मीदवार को हारने वाले उम्मीदवार से 2800 ज़्यादा वोट मिले थे। तो कौन सा ऑप्शन में 2800 है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। दूसरा वाला निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप निकालना चाहते तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं अमान्य मतों को। जैसे कि यहाँ पर जो है टोटल जो है किसी भी जगह जो है 100% वोट होते हैं, उनमें से जीतने वाले उम्मीदवार को 48% वोट मिल गया, हारने वाले उम्मीदवार को 34% वोट मिला, यानी कि टोटल कितना वोट अभी तक मिल चुका है दोनों उम्मीदवार को मिलकर, तो 8 4 12, 4 3 7 1 8, यानी कि 82% दोनों को मिल चुका है अभी तक वोट। जो बचा हुआ वोट है वो क्या किया गया, अमान्य घोषित कर दिया गया, यानी कि 100 में से 82 जाएगा तो कितना प्रतिशत अमान्य घोषित किया गया, तो 18% आपका अमान्य घोषित कर दिया गया। तो अगर 1% का वैल्यू 200 है तो 18% का वैल्यू कितना होगा, 3600 उम्मीदवार होंगे, यानी कि जीत का मार्जिन कितना है, 2800, और अमान्य वोटों की संख्या कितना है, 3600, यानी कि 2800 और 3600 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। वैसे तो आपको निकालने की इसकी दूसरे वाले की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि आपका 2800 सिर्फ एक ऑप्शन में था जो कि शुरुआत में था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 2600 रुपये की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करके उधार दिया जाता है कि पहले भाग पर प्रति वर्ष 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर प्रति वर्ष 9% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज के बराबर है। तो 10% की दर से उधार दी गई राशि कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है दिया गया कि पहले वाले भाग का 10%, आपको तो यहाँ पर फार्मूला पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने का क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100 होता है। ये तो सिंपल सा फार्मूला होता है जो कि साधारण ब्याज में आपको सबसे पहले बताया जाता है। तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो पहले भाग को हम लोगों ने क्या मान लिया, प्रिंसिपल मान लिया, यानी कि ये जो है पहले वाला भाग है, उसे जो है 10% की दर से 5 वर्षों पर जो है इसका क्या लगाया जाता है, ब्याज पर 5 वर्षों के लिए ब्याज पर लगाया जाता है, बटा नीचे 100। दूसरे वाली राशि तो दूसरा मान लेते हैं, इंटू आपका कितना 9% की दर से, और 6 वर्षों के लिए बटा नीचे कितना चला जाएगा, 100। दोनों का साधारण ब्याज क्या है, बराबर है, तो 100 से 100 चला गया। यहाँ पर से काटेंगे तो आपका जो कट रहा है काट लेंगे, यहाँ पर से 3 बार में, ये आपका 5 बार में चला जाएगा, यानी कि पहली राशि या दूसरी राशि का अनुपात में वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 9 × 27 बटा 5 × 25 25 आएगा, यानी कि कुल राशि में से पहले वाले का भाग 27 है, दूसरे वाले का भाग 25 है। तो टोटल जो है कितने भाग है, तो 25 और 27 आपका कितना हो जाएगा, 52 यूनिट। कितना हो जाएगा, 52 यूनिट। अब 52 यूनिट का रुपये में वैल्यू कितना दिया गया है, 2600 रुपया दिया गया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर से 50 रुपये होगा। हमें चाहिए क्या, 10% के दर वाले पर जो है उधार जो दी गई थी राशि, उसका जो है राशि यानी कि प्रिंसिपल चाहिए। तो 10% वाले जो दर था उसे हम लोगों ने क्या माना था, पहली वाली राशि मानी थी। तो पहली वाली राशि यूनिट में कितना है, तो 27 यूनिट है। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 50 रुपये, तो 27 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 27 × आपका कितना हो जाता है, 135, यानी कि 1350 रुपये क्या था, 10% के दर से लगाई गई धनराशि थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों को मिलाकर जो है औसत आयु आपका 16.8 वर्ष है।
लड़कों की औसत आयु 15.4 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 18.2 वर्ष है, तो स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो हम लोग इसे क्या करेंगे, एलिगेशन से बनाएंगे। एलिगेशन से जब आप इसे बनाएंगे तो आप काफ़ी बेहतर तरीके से और जल्दी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो है क्या बोला गया कि लड़कियों और लड़कियों का कुल मिलाकर जो औसत आयु कितना है 16.8 है, यानी कि 16.8 है। फिर उनमें से जो है सिर्फ लड़कों का जो है, लड़कों का औसत आयु कितना है 15.4 है, और लड़कियों का यानी कि गर्ल्स का जो है औसत आयु कितना है तो 18.2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस मतलब क्या होता है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या का अंतर, यानी कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से माइनस करना होता है। तो क्रॉस यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे तो 18.2 माइनस 16.8 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 17 यानी कि 1.2 1.4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1.4 होगा। इधर फिर इधर से जो आपका कितना आ जाएगा 16.8 में से 15.4 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 8 से 14 यानी कि 1.4 यहाँ भी होगा। तो आपका कितना अनुपात में वैल्यू आ जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे तो 1:1 आ जाएगा। तो यहाँ पर से आ गया कि बॉयज यानी कि लड़कों की संख्या कितनी है 1 यूनिट और गर्ल्स की संख्या कितनी है 1 यूनिट, यानी कि दोनों की संख्याओं का अनुपात कितना है 1:1 है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए जो है किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेले उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। किसी अन्य कार्य के कारण ए जो है कार्य पूर्ण होने से पहले ही कार्य छोड़ देता है और शेष जो है 5 दिन तक बी ने जो है अकेले ही कार्य किया। इस स्थिति में कार्य को पूर्ण करने में कुल कितने दिनों का समय लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ए और बी की कार्य क्षमता निकालेंगे। तो यहाँ पर जो है दिया गया है कि ए अकेले किसी काम को कितना दिनों में कर सकता है तो 20 दिनों में, बी जो है उसी काम को कितना दिनों में कर सकता है तो 30 दिनों में कर सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे 20 और 30 का एलसीएम पहले ले लेंगे। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है 60 को जब 20 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 3, 60 को जब 30 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 2, यानी कि यहाँ पर से पता चल रहा है कि ए की कार्य क्षमता 3 है और बी की कार्य क्षमता 2 है। तो यहाँ पर बोला गया कि अंतिम जो बचा हुआ काम है वो 5 दिन में कौन कर देता है, बी कर देता है। कौन कर देता है, बी करता है। तो अगर बी 1 दिन में 2 काम करता है, यहाँ पर से ये जो आपकी आए वो बी की कार्य क्षमता है, यानी कि बी अगर 1 दिन में 2 काम करता है तो शेष उसने 5 दिन में कितने काम किए होंगे, 5 दूनी 10 काम। 1 दिन में अगर 2 काम करते तो 5 दिन में टोटल उसने 10 काम किए होंगे, यानी कि उन अंतिम 5 दिनों में 10 काम किया गया है बी के द्वारा। टोटल काम कितना होता है, ये जो एलसीएम आता है वही आपका टोटल काम यानी कि कुल वर्क होता है। तो यहाँ पर जो है 60 में से 10 काम जो है अंतिम बी के द्वारा किया गया था। तो यानी कि जो है ए और बी मिलकर जो है उन्होंने कितना काम किया होगा, तो 60 माइनस 10 करेंगे, यानी कि उन दोनों ने मिलकर 50 काम किया था। इस 50 काम को कौन दोनों मिलकर किए थे, ए और बी ने मिलकर किए थे। कितनी की कार्य क्षमता से की थी, तो 3 और 2 की, यानी कि 3 और 2 5 की कार्य क्षमता से उन्होंने मिलकर काम किया था। तो यहाँ पर समय निकालने का क्या होता है, कुल कार्य बटा कार्य क्षमता होता है, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो टोटल उन्होंने मिलकर कितना काम किया था 50 काम, कितने की कार्य क्षमता से 5 की, तो 5 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर से 10 दिन, यानी कि उन दोनों ने मिलकर 10 दिन काम किया और जो बाकी बच गया काम उसे बी ने जो है 5 दिन में पूरा किया। यानी कि टोटल कितने दिन लगे काम पूरा होने में, तो 10 5 15 दिन टोटल काम पूरा होने में लग गए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है। यदि अंश में 2 गुना किया जाता है और हर में 3 गुना किया जाता है तो प्राप्त भिन्न 2/9 के बराबर होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भिन्न यानी कि आपका जो फ्रैक्शन है वो वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले चेक करेंगे, ये जो है पहला लाइन के हिसाब से पहले चेक करेंगे कि उसका जो अंश जो है हर से 2 कम है या नहीं। यानी कि 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 5, यानी कि सही है ये बिल्कुल। फिर 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3, ये भी सही है। 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, सही है। 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, यानी कि पहले वाले लाइन के हिसाब से तो सभी ऑप्शन सही हो रहे। दूसरा वाला लाइन देखेंगे तो दूसरे लाइन में बोला जा रहा था कि यदि अंश को 2 से गुना किया जाए, यानी कि 5 को 2 से गुना किया जाए और हर को 3 से गुना किया जाए, यानी कि 7 को 3 से गुना कर दिया जाए तो कितना बनना चाहिए था, 2/9 बनना चाहिए। तो क्या यहाँ पर 2/9 बनेगा, तो देख लेते हैं कितना आएगा आपका 5 दूनी 10/21 आएगा। तो ये तो आपका 2/9 नहीं बनेगा, यानी कि ये नहीं हो सकता।
फिर इसमें भी क्या करेंगे, यहाँ भी ऊपर, इसमें भी जो है 2 गुना ऊपर करके देखेंगे, 3 गुना नीचे करके देखेंगे। हल कर लेंगे, 3 से 3 जो चला जाएगा आपका कितना आ जाएगा 2/5। हमें चाहिए कितना 2/9 चाहिए, यानी कि ये भी ऑप्शन गलत है। यहाँ पे चेक करेंगे, इसे 2 से गुना करेंगे, यहाँ पर 3 से गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 7 दूनी 14/27। हमें तो 2/9 चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, यहाँ क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 2/9। हमें कितना चाहिए था 2/9 चाहिए था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो इस तरीके के प्रश्न को हमेशा बाई ऑप्शन बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर आप बेसिक से जाएंगे तो काफ़ी आपका समय खपत इसमें हो जाएगा। तो हमेशा इस तरीके के प्रश्न बाई ऑप्शन जाइएगा बनाने के लिए। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 0 है तो पी पर पावर 6 प्लस क्यू पर पावर 6 माइनस आर पर पावर 6 भाग पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले एक आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 दिया हुआ है तो आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जाता है 3abc होता है। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 दिया हुआ है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc हो जाता है। तो यहाँ पर अगर मान ले कि पी स्क्वायर को हम लोग क्या मान लेते हैं, एक समय के लिए ए मान लेते हैं, क्यू स्क्वायर को क्या मान लेते हैं बी मान लेते हैं, आर स्क्वायर को क्या मान लेते हैं सी मान लेते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा एक तरीके से ए प्लस बी यहाँ पर माइनस सी बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ये प्लस बाहर करके यहाँ पर माइनस को क्या कर देंगे अंदर लिख देंगे, यानी कि ये आपका क्या बन गया a प्लस बी प्लस ब्रैकेट में माइनस सी बराबर क्या हो गया यहाँ पर 0 हो गया। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जब क्यूब में इसे लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस आपका माइनस सी क्यू बराबर आपका क्या हो जाएगा 3abc लेकिन क्या रहेगा माइनस में रहेगा, तो आपका कितना हो जाएगा -3abc होगा। तो हम लोगों ने ए को जो है क्या माना था, ए जो है पी स्क्वायर को हम लोगों ने क्या माना था ए माना था। तो यहाँ पर ए के जगह क्या लिखेंगे पी स्क्वायर, ए के जगह क्या लिखेंगे पी स्क्वायर, बी के जगह हम लोगों ने बी किसको माना था क्यू स्क्वायर को माना था, तो यहाँ पर क्या कर देंगे क्यू स्क्वायर कर देंगे। सी को हम लोग सी किसे माना था तो आर स्क्वायर को माना था। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, यानी कि हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि इस p पर पावर 6 q पर पावर 6 माइनस r पर पावर 6 का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, एक तरीके से यहाँ पर आपका आ जाएगा -3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर आएगा। क्योंकि हम लोग जो है यहाँ पर भी तो लिख सकते हैं इसे ए क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोगों ने ए जो है किसे माना था पी स्क्वायर को माना था। तो अगर ए क्यू है अगर इसे क्यूब करेंगे तो ये भी आपका क्यूब हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा p पे पावर 6 प्लस q पे पावर 6 माइनस आर पे पावर आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं -3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इतना का वैल्यू कितना हो गया -3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया। किससे भाग करना है पी स्क्वायर से क्यू स्क्वायर से आर स्क्वायर से भाग करना है। तो ये आपका कट जाएगा, क्या बचेगा आपका -3 बचेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो ये जो आपका ये प्रश्न जो है इतना लंबा नहीं बनेगा, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना आपको बेसिक तरीके से बनाया है। अगर आपको ये क्वेश्चन बनाने के लिए आता है तो आप काफ़ी एक लाइन में इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 3abc होता है, यानी कि इसका वैल्यू हम लोग डायरेक्ट हम लोग इतना लिख पाएंगे। तो आसानी से आप आसानी हल कर लेंगे अगर आपको ये बनाने के लिए आएगा। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि कक्षा यक्ष बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या 360 में से 10% छात्र ने ए ग्रेड और 20% छात्र ने बी ग्रेड और 30% छात्र ने सी ग्रेड और 40% छात्र ने डी ग्रेड प्राप्त किए। तो दिए गए पाई चार्ट से ए ग्रेड और बी ग्रेड में प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ए ग्रेड में जो है ए ग्रेड जो है कितने प्रतिशत छात्र जो है प्राप्त किए, तो 10%। अब बी ग्रेड आपके 20% प्राप्त किए, तो टोटल जो है कितना प्रतिशत स्टूडेंट हो गया, तो 30%। यानी कि 30% ऐसे स्टूडेंट है जिसने ए और बी यानी कि कुछ जो है ए और कुछ बी प्राप्त किए। तो कुल कितना में से हमें संख्या से मतलब है, यानी कि हमें क्या निकालना होगा 360 का 30% निकालना होगा। तो 360 का 30% निकालेंगे, परसेंट हटाएंगे, नीचे कितना आ जाएगा 100।
एक शून्य 2 शून्य से 2 शून्य चला गया, 36 से कितना हो जाएगा 108 होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5% वार्षिक ब्याज की दर पर, अपनी पूंजी का 1/3 भाग 8% वार्षिक ब्याज की दर पर तथा शेष जो है 10% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया। एक वर्ष में उसके तीनों निवेश से प्राप्त कुल आय जो है 820 रुपये, तो उसकी कुल जो है निवेशित पूंजी कितनी है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग प्रिंसिपल मान लेते हैं कुछ। कैसे मानेंगे प्रिंसिपल, तो यहाँ पर जो आपका बेस में वैल्यू दिया गया, जैसे कि यहाँ पर 1/2 है तो बेस कितना है 2 है, यहाँ पर 1/3 है तो बेस कितना है 3 है, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है तो 6। तो हम लोग क्या मान लेते हैं प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना है 6 यूनिट। हम लोगों ने क्या मान लिया कि कुल जो है मूलधन कितना है 6 यूनिट है। तो यहाँ पर बोला गया कि कुल पूंजी का 1/2 भाग को जो है 5%, यानी कि 1/2 भाग 6 का 1/2 भाग कितना हो जाएगा, तो 6 का 1/2 भाग 3 यूनिट होगा। इस 3 यूनिट को कितने प्रतिशत की दर से जो है ब्याज पर लगाया गया, तो 5% की दर से। फिर वो दूसरा जो है पूंजी है कितना है, कुल पूंजी का 1/3 भाग यानी कि 6 का 1/3 भाग कितना होगा 2। इस 2 यूनिट को कितना प्रतिशत पर लगाया गया, तो 8% की दर से लगाया गया। तो अभी तक जो है दो को जो है यहाँ पर राशि हो गया, एक जो है 3 यूनिट दूसरा 2 यूनिट, बचा कितना, तो 6 यूनिट में से 3 और 2 5 यूनिट जाएगा, यानी कि 1 यूनिट का राशि अभी भी बचा हुआ, उसे कितना पर लगाया गया, तो 10% की दर से लगाया गया। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ओवरऑल जो है कितना प्रतिशत ब्याज लगा वो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, गुना करके सभी को जोड़ देंगे। ये जो आपका रेशियो में था, ये आपका रेशियो में था, तो यहाँ पर गुना करके सभी को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 5 × 15 प्लस 8 दूनी 16 प्लस 10। क्या करेंगे, टोटल जो रेशियो का सम है उससे क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। टोटल रेशियो कितना हो जाएगा, रेशियो का सम यहाँ पर जो है टोटल प्रिंसिपल कितना आता है 6 से, तो 6 से भाग कर देंगे। तो वह आपका क्या आ जाएगा, ओवरऑल आपका साधारण ब्याज आपका आ जाएगा प्रतिशत में वैल्यू। तो हल कर लेते हैं, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, तो हल करेंगे तो यहाँ पर 15 दूनी 30 31 31 10 41/6% आपका क्या होता है, ओवरऑल इतना प्रतिशत साधारण ब्याज लगता है। और इतना प्रतिशत का वैल्यू कितने के बराबर है, तो 820 रुपये के बराबर है। तो यहाँ पर से क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर से 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1% का वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ पर से जो आपका कितना आ जाएगा, 41 दूनी 82 यानी कि 20, आपका कितना हो जाएगा 1% बराबर कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 यानी कि 120 रुपया। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या माना था, प्रिंसिपल को 6 यूनिट माना था। लेकिन मैं पहले वाले वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ कि कोई भी मूलधन जो है खुद में पहले से कितनी होती है, 100% होती है। कोई भी मूलधन जो है, ये तो 6 यूनिट मैंने माना था, लेकिन यहाँ पर परसेंट से हम लोग यहाँ पर वैल्यू निकाल रहे हैं, तो परसेंट में हमें पता होना चाहिए कि कोई भी मूलधन 100% होती है। तो अगर 1% का वैल्यू 120 रुपया है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12,000 रुपये होगा। यानी कि मूलधन कितना था, तो 12,000 था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम है। भुजा BC को जो है E तक बढ़ाया गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर फिगर पहले बना लेते हैं। समानांतर चतुर्भुज यानी कि इस तरीके से ये आपका समानांतर चतुर्भुज हो गया। समानांतर चतुर्भुज के अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और अपोजिट साइड क्या होते हैं, पैरेलल भी होते हैं। तो सबसे पहले जो आप ये ध्यान रखिएगा कि यानी कि समानांतर चतुर्भुज में अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होते हैं। तो फिर यहाँ पर जो है बोला गया कि भुजा जो है BC को E तक इस प्रकार बढ़ाया गया। तो पहले हम लोग नाम दे लेते ABCD। BC को क्या किया गया, E तक बढ़ाया गया, E तक बढ़ाया गया। तो मान लेते कि यहाँ तक बढ़ाया गया, BC को E तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि BC बराबर CE है। यानी कि ये जो BC है उसी के बराबर क्या है, ये CE के बराबर है, ये आपसे बोला जा रहा है। फिर बोला गया कि AE को CD को यानी कि AE जो है CD को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। यानी कि जब A को E से मिलाया जाता है तब जो यहाँ पर प्रतिच्छेद बिंदु कौन सी बनाती है, तो P यहाँ पर बनाती है। यानी कि ये जो पॉइंट आपका क्या है, P है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल किसका, ABE का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर जो है कैसे लगाएंगे, यहाँ पर जो हम लोग यहाँ पर जो है कन्ग्रुएंस लगाएंगे। तो कन्ग्रुएंस कैसे लगाएंगे, यहाँ पर जो है ये जो है क्या बोला गया है कि इसके ये साइड के यानी कि BC के बराबर क्या है, CE है। यानी कि AD बराबर क्या था, BC था, यानी कि ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर AD बराबर क्या हो गया, CE हो गया। यानी कि ये साइड बराबर है।
ये आपका क्या है, अपोजिट साइड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, यानी कि ये एंगल, ये जो है मैं आपको यहाँ पर रंग दे रहा हूँ, ये एंगल और आपका ये एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी कि इक्वल हो जाएंगे। और आपका यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये आपका क्या हो गया, एंगल साइड एंगल। तो एंगल साइड एंगल से आपका क्या हो गया, ट्रायंगल ए डी पी और ट्रायंगल आपका यहाँ पर से पी ई ये आपका क्या था, सी था, ये आपका सी था। तो पी ई सी क्या हो जाएंगे, कन्ग्रुएंस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कन्ग्रुएंस हो जाएंगे। यानी कि इसका जितना एरिया होगा, अगर इसका एरिया मान लेते A1 है तो इसका भी एरिया क्या होगा, A1 ही होगा। तो इसका जो एरिया, क्योंकि ये जो इतना एरिया उतना ही एरिया ये है, यानी कि हमें क्या निकालना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जो है ये तो आपका मान लीजिए कि इसे क्या मान लेते, B2 मान लेते, क्या मान लेते, B2 मान लेते। तो हमें क्या चाहिए, इसका क्षेत्रफल चाहिए। तो इसका सबसे पहले जो है पैरेललोग्राम का, इस जो है पैरेललोग्राम नहीं सॉरी समानांतर चतुर्भुज, यानी कि इंग्लिश में सही है पैरेललोग्राम ही आपका होगा। तो इसका जो है टोटल एरिया कितना हो जाएगा पैरेललोग्राम का, इसका जो है पैरेललोग्राम का यहाँ पर बोल सकते हैं आप कि A1 प्लस B2, ये आपका क्या हो गया, टोटल एरिया हो गया इस पैरेललोग्राम का। लेकिन इस त्रिभुज का भी एरिया क्या होगा, A1 प्लस B2 ही होगा। यानी कि यहाँ पर से हमें पता चल रहा है कि ये जो समानांतर चतुर्भुज का जितना एरिया है वो आपका ABE के क्षेत्रफल के बराबर ही है, क्योंकि A1 प्लस B2 इसका भी है, A1 प्लस B2 इसका भी है। यानी कि इसका जो है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस पैरेललोग्राम के बराबर होगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा कि समानांतर चतुर्भुज जो है ABCD के क्षेत्रफल के बराबर है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि यदि √2 प्लस √x बराबर √3 है तो आपसे पूछा जा रहा है कि x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, √x बराबर √3, √2 को क्या करेंगे, इधर भेज देंगे, यानी कि इधर आपका √2 हो गया। दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर करेंगे, तो इधर स्क्वायर करेंगे तो आपका x बन जाएगा। इधर स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ अगर आप इधर स्क्वायर कर देते, क्योंकि हमें क्या करना है, रूट हटाना है, क्योंकि x का वैल्यू चाहिए हमें। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो इधर तो स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, इधर स्क्वायर करेंगे तो होल स्क्वायर करेंगे। तो a माइनस बी का, मैंने इसी वीडियो में बताया कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो अलजबरा का फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इसे तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2ab, यानी कि 2√3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 माइनस 2√6। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर दिया गया है कि x बराबर a साइन t है, y बराबर b टेन t है। तो आपसे पूछा जा रहा है a स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर जो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर x बाई ए बराबर आपका क्या है, साइन t है। तो a बाई एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, a बाई एक्स बराबर आपका हो जाएगा 1 बाई साइन t, यानी कि इसे 1 बाई साइन टी को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक t लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि इसका क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। तो a स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, कॉसेक स्क्वायर टी होगा। कितना होगा, कॉसेक स्क्वायर टी माइनस, फिर हमें क्या चाहिए, बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, इसे भी उसी तरीके से निकालेंगे। क्या लिख सकते हैं, वाई बाई बी लिख सकते हैं बराबर 10t, बी बाई वाई हमें क्योंकि वैल्यू चाहिए, तो बी बाई वाई बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई 10t। तो 1 बाई 10t को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट टी लिख सकते हैं। हमें बी स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो इधर दोनों तरफ स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कॉट स्क्वायर टी हो जाएगा। यानी कि बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, कॉट स्क्वायर टी आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉसेक स्क्वायर टी माइनस कॉट स्क्वायर टी क्या होता है, 1 होता है वैल्यू। कितना होता है वैल्यू, 1 होता है। तो ध्यान रखिएगा वैल्यू, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किन्हीं दो संख्याओं का योग 1500 है और उनका लघुत्तम समावर्तक कितना है, 16,379 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न जो अगर आप बाई ऑप्शन बनाएंगे तो बेहतर तरीका से बना सकते हैं। तो यहाँ पर चेक कर लेंगे कि दोनों संख्याओं का योग, सबसे पहले तो क्या आना चाहिए, 15 आना चाहिए। तो दोनों संख्या यहाँ पर कितना है, 1479 और दूसरी संख्या कितनी है, 11, यानी कि 1489 है और यहाँ पर 11 है।
दोनों का योग तो यहाँ भी 1500 आ रहा है, यहाँ भी अगर करेंगे तो यहाँ भी आपका कितना आ रहा है, यहाँ भी करेंगे तो 1500 ही आ रहा है, यहाँ भी जोड़ेंगे तो आपका 1500 हो जाएगा, यहाँ भी जोड़ेंगे तो आपका 1500 हो जाएगा, यानी कि हमें तो योग 1500 ही आ रहा है। अब हमें क्या चेक करना होगा, क्या एलसीएम इन दोनों संख्याओं का इतना आता है। तो चेक करेंगे यहाँ पर इकाई अंक क्या होना चाहिए था, 9 होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर जो है जब देखेंगे तो दोनों संख्याओं में क्या दिख रहे हैं, एक दूसरे के को प्राइम फैक्टर दिख रहे हैं, यानी कि कोई भी जो है कोई भी फैक्टर एक दूसरे के समान नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जब कोई भी जब दो संख्या होती है उनके फैक्टर आपस में समान नहीं होते तो उनका एलसीएम क्या हो जाता है, उन दोनों संख्याओं का गुणज ही उनका एलसीएम होता है। तो चेक कर लेंगे यहाँ पर इकाई अंक हमें क्या मिलना चाहिए था, 9 मिलना चाहिए। तो यहाँ पर इकाई अंक 9 मिल रहा है, यानी कि 9 × 1 करेंगे तो 9 आ रहा है, यानी कि ये हो सकता है। 9 × 1 यहाँ भी हो सकता है। 7 या 21 1 आ रहा है, यानी कि ये नहीं होगा। 7 या 21 यहाँ पे 1 आ रहा है, ये नहीं होगा। ये दोनों ऑप्शन में आपका बच गया। तो बाकी क्या करेंगे, गुना करके देख लेते कि आपका इतना आता है या नहीं। तो पहले वाला ऑप्शन में चेक करेंगे 1489 गुना करेंगे 11 से तो आपका कितना आ जाएगा, गुना करेंगे तो 9 9 8 17 8 4 12 14 1 15 1 16, यानी कि 16,200 आपका 8 4 12 12 1 13 होगा। यहाँ पर आपका 16,379 आपका आता, जो कि एलसीएम के बराबर है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। क्योंकि आप इस तरीके के मैथ जो आप बेसिक से जो है काफ़ी मुश्किल होगा हल करने के लिए, क्योंकि हमें वैसी संख्या खुद से ढूंढनी होगी जो आपस में अभाज्य संख्या, जो आपस में को प्राइम फैक्टराइजेशन बनाते हो। तो यहाँ पर जो है इस तरीके के प्रश्न में आप अगर बाई ऑप्शन बनाएंगे तो ही बेहतर तरीके से बना सकते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि उस सबसे लंबे स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 10 मीटर 8 मीटर और 6 मीटर की बीमाओं वाले कमरे में रखा जा सकता है। यानी कि ये जो है एक भुजा की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर और ऊंचाई बोल सकते हैं कि 6 मीटर दी गई है। यानी कि इस लंबाई के हिसाब से हमें लग रहा है कि वह जो है स्तंभ जो है, मतलब कि वह कमरा कैसा है, तो वह कमरा घनाभ के आकार का है। तो आपको पता होना चाहिए कि घनाभ में सबसे अगर लंबी स्तंभ कोई रखनी है तो उसे विकर्ण पर रखा जा सकता है। तो हमें पता होना चाहिए कि घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है। विकर्ण यानी कि डायगोनल का फॉर्मूला हो जाता है, आपका हो जाता है √L² प्लस B² प्लस S², यानी कि लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर होगा। तो क्या करेंगे, लंबाई कितना है 10 मीटर, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, चौड़ाई कितना है 8 मीटर, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, ऊंचाई कितना है 6 मीटर, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 200 मीटर, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 10√2 मीटर, यानी कि इतना जो है सबसे लंबी छड़ रखी जा सकती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि x² - 2x + 1 = 0 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि x + 1/x का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हल करेंगे, x² + 1 2x को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। x को सभी से डिवाइड कर देंगे, यहाँ भी x से डिवाइड करेंगे, x से यहाँ भी, x से यहाँ भी, तो x चला जाएगा यहाँ पर से, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा x + 1/x बराबर कितना आ जाएगा 2। लेकिन हमें जो है पहले क्या चाहिए, x का वैल्यू चाहिए या फिर x - 1/x का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट इस तरीके के जब प्रश्न रहता है तो x का वैल्यू हम लोग यहाँ पर क्या मान सकते हैं, डायरेक्ट पुटिंग वैल्यू से, तो कि x का मान कितना है 1 है। हम लोग पुटिंग वैल्यू से यहाँ पर डायरेक्ट मान सकते हैं कि x का वैल्यू क्या है 1 है। तो हमें जो है x का वैल्यू अगर 1 है तो 1 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 1 का क्यूब माइनस 1/, क्या चाहिए 1 का क्यूब चाहिए, तो कितना आ जाएगा 1 का क्यूब 1 माइनस 1/1 का क्यूब यानी कि 1 आएगा, 1 - 1 कितना आ जाएगा 0, यानी कि 0 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि √3 इकाई भुजा वाले समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के परिवृत्त की त्रिज्या यानी कि रेडियस क्या होगी, आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले बोला क्या गया है कि एक समबाहु त्रिभुज है यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसके ऊपर क्या है, एक वृत्त है यानी कि एक सर्कल है। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी त्रिज्या यानी कि रेडियस क्या होगी। तो रेडियस निकालने का एक फार्मूला होता है कि जब भी समबाहु त्रिभुज के ऊपर एक वृत्त रहे और उसकी त्रिज्या पूछी जाए तो फार्मूला क्या हो जाता है रेडियस निकालने का, साइड बाई यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई बटा क्या होता है √3 होता है, क्या होता है √3 होता है। तो यहाँ पर जो है साइड कितनी दी गई है, इस समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितनी दी गई है √3, उसे क्या करना है √3 से भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा
1 इकाई यानी कि 1 यूनिट आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है, उसके बाद 40% की कमी की जाती है। संख्या में शुद्ध परिवर्तन प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जब 2% को 1% में चेंज करना हो, मैं फार्मूला ये काफ़ी बार आपको पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, इस वाले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि जब भी 2% को 1% में चेंज करना हो, क्योंकि ये बदलाव किस में आ रहा है, एक ही संख्या में 2 बार बदलाव आ रही है। तो जब इस तरीके का प्रश्न दिया हुआ रहे और हमें 1% में यानी कि जो परिवर्तन है उसे 1% में निकालना हो, यानी कि ओवरऑल परसेंटेज निकालना हो, तो एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या हो जाता है आपका, a+b प्लस a इंटू बी बाई 100 होता है। तो ये फार्मूला आप हमेशा ध्यान रखिएगा। फार्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे तो एक बार क्या हो रहा है, 40% की वृद्धि हो रही है, दूसरे बार में क्या हो रहा है, 40% की कमी हो रही है, यानी कि -40 हो रहा है। प्लस 40 इंटू -40 बटा नीचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। हल कर लेंगे तो +40 -40 कट जाएगा, 1 शून्य 2 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य चला गया। यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा, 4 इंटू -4, तो कितना आ जाएगा, -16% आएगा। यानी कि यहाँ पर माइनस साइन आया है, तो हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि क्या हो रही है, यहाँ पर कमी हो रही है। अगर यहाँ पर प्लस का साइन आता तो हमें पता चल जाता कि वृद्धि हो रही है, लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन है तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि क्या हो रहा है, 16% की कमी हो रही है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्याएं ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हमें क्या, कौन सी संख्या ढूंढनी होगी, वह संख्या जो पूर्ण वर्ग हो और वह जो है क्या होनी चाहिए, इन तीनों संख्याओं से कटनी चाहिए। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं, इसे जो है क्या करेंगे हम लोग, बाई ऑप्शन ही बेहतर तरीके से बना सकते हैं। तो बाई ऑप्शन चेक करेंगे, 900 क्या है, पहले स्क्वायर है, सब स्क्वायर चेक करेंगे। तो 930 का स्क्वायर है यानी कि ठीक है, 420 का स्क्वायर है सही है, 1225 35 का स्क्वायर है सही है, 625 आपका 25 का स्क्वायर है, यानी कि ये चारों संख्या स्क्वायर है। अब चेक करेंगे क्या इन तीनों संख्याओं से संख्या ये चारों कटती है या नहीं। जो नहीं कटेगी वो आंसर नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, छोटी संख्या। तो हम लोग जो है क्या करेंगे, छोटी संख्या से शुरू करेंगे। तो छोटी संख्या जो है क्या 400 जो है 12 से कटेगी, तो नहीं कटेगी। यहाँ पर आपका यहाँ पर रिमाइंडर कुछ बच जाते हैं, यानी कि ये नहीं हो सकता। फिर उससे बड़ी संख्या देखेंगे 625। 625 जो है आपका क्या 12 से कटेगा, तो 625 भी आपकी 12 से नहीं कटती है, क्योंकि 12 25 60, 12 दूनी 24, यानी कि एक रिमाइंडर बच जाता है। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं हो सकता। 900 चेक करेंगे तो 900 12 से भी कटती है आपकी, 12 7 84, 12 25 60 आपकी जो है यहाँ पर 75 बार में कटती है, 15 से भी कटती है 60 बार में, 18 से भी कटती है 50 बार में। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। ये आपका क्या है, सिंप्लीफिकेशन का सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर हल कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है क्या है, 1/2 है, इंटू 2/3 है, गुना है तो कट जाएगा 2 2, आपका कितना बचेगा, 1/3 बचेगा, माइनस क्या है आपका 3/4। इस ब्रैकेट वाले को अंदर को क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो सबसे पहले ये जो है गुना, ब्रैकेट में भी अंदर जो गुना उसे पहले हल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1/6 आएगा, कितना आएगा 1/6, प्लस आपका कितना है 5/6 है, यानी कि 1/6 प्लस 5/6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6/6, यानी कि 1 आएगा। यानी कि 3/4 में अगर 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 1 ही, यानी कि 3/4 में 1 से गुना करेंगे तो 3/4 ही आएगा। आगे आपका क्या है 4/21 है, तो हल कर लेते हैं। यहाँ पर से 4 से 4 चला गया, 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21, यानी कि आपका कितना आ रहा है 1/7 सॉरी 1/3 माइनस 1/7। हल कर लेते तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, एलसीएम 21, 3 सत्ते 7 तिया, यानी कि 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा, यानी कि कितना आएगा आंसर 4/21 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। ये आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर बोला क्या जा रहा है। यहाँ पर ग्राफ में बोला जा रहा है कि दी गई सारणी एक विशेष शहर में एक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाती गई है। ये जो है प्रत्येक साल है, प्रत्येक साल में लड़के और लड़कियों की संख्या को दर्शाया गया है। यहाँ पर फिर आपसे पूछा जा रहा है, ये जो है आपका यहाँ पर से ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यदि किसी वर्ष में परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या 3,54,000 है,
सभी वर्षों में बोला जा रहा है। यहाँ पर टोटल वर्ष मिलाकर नहीं बोला जा रहा, सभी वर्षों में। जैसे कि 2016 में भी 3,54,000 बैठते हैं, 2017 में भी, 2018 में भी। फिर आगे आपसे पूछा जा रहा है कि तो सभी 3 वर्षों में लगभग औसतन जो है उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सभी जो है क्या पूछा जा रहा है कि सभी 3 वर्षों का लगभग औसतन उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है एक तरीके से यहाँ पर बोल दिया गया कि औसतन ये जो है तीनों साल का औसतन कितना एक तरीके से है, टोटल जो है इतना अभ्यर्थी प्रत्येक साल में भाग लेते हैं औसतन 3,54,000। इसको जो हमें तुलना करना है कि पूरा ये जो है 3 सालों का लड़कियों और लड़कों का मिलाकर कितना जो है टोटल प्रतिशत उत्तीर्ण होते हैं। तो हमें क्या करना होगा, लड़कों और लड़कियों की संख्या जोड़नी होगी। तो ये तो आपका काफ़ी लंबा ऐड है, तो हम लोग जोड़ के पहले देख लेते हैं, थोड़ा सा आपका समय लगेगा। तो यहाँ पर सभी पहले इकाई अंक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 3 9 1 10, 916 16 10 आप 916 16 4 20, 20 और 10 आपका कितना हो गया 30। तो 3 6 3 9 9 9 2 11 11 11 4 आपका कितना हो गया 15 15 3 आपका कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18। तो हाथ में 1 बचा, 7 5 12 2 14 14 1 15 15 3 18 18 5 23 23 1 24, हाथ में कितना बचा 2। फिर 8 9 8 17 17 17 5 22 22 और 4 26 26 और 2 28 28 और 2 आपका कितना हो गया 30, हाथ में 3, कितना हो गया 3। फिर आपका 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 1 12 12 3 15, हाथ में 1। फिर आपका क्या है 6 6 1 7, यानी कि टोटल जो है इतना स्टूडेंट पास होते हैं उन 3 सालों में। लेकिन हमें इसका औसत चाहिए, तो टोटल कितने साल है 3 साल है, तो 3 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। अगर इनका रेशियो निकाल लेते तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, रेशियो निकाल लेते हैं यहाँ पर। फिर हम लोग परसेंट वैल्यू भी निकाल लेंगे। ये जो आपका क्या है टोटल जो है प्रत्येक साल में एवरेज छात्र है, और यहाँ पर से जो है प्रत्येक साल में जो है पास होने वाले औसतन छात्र है। तो क्या करेंगे, जो कट रहा है वो काट लेंगे यहाँ पर से, तो आपका ये कट चला जाएगा, 0 0 चला गया, 7 5 12 8 4 12, यानी कि ये 3 से कट रहा है तो काट देंगे, 25 3 75 0 16 3 48 चला गया। अब ये आपका नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे, अब निकाल लेंगे यहाँ पर से। तो यहाँ पर आपका काट लेंगे तो टोटल जो है पास कितना है 25,016। ये जो है रेशियो के हम लोगों ने काट कूट के यहाँ पर आपका आया है। और जो है हमें तुलना किससे करना है, टोटल स्टूडेंट में से। तो टोटल स्टूडेंट कितने थे यहाँ पर जो है रेशियो के हिसाब से 3 5 4 2 0, परसेंट में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, हल कर लेंगे तो 2 0 2 0 चला गया। देखेंगे यहाँ पर आपका 4 से तो नहीं कट रहा है, 2 से कट रहा है तो काट लेंगे, 17 दूनी 34, आपका 2 7 14, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 आपका यहाँ पर हो गया 2 5 10, फिर 2 8 16, यानी कि हमें क्या करना है 177 से 12,508 को भाग करके देखना है। तो कितना आपका आ जाएगा, पहले तो 7 बार में लगाएंगे क्योंकि 7 ही आपका ऊपर लगभग आना चाहिए। तो 7 7 49 4 आपका हो जाएगा, 7 7 49 49 और 4 आपका कितना हो गया 53, 5 7 5 12, कितना शेष बचेगा, तो यहाँ पर आपका 11 बच जाएगा, 118, यानी कि लगभग जो आपका 70 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि लगभग हम लोग बोल सकते हैं कि 71% आएगा, क्योंकि जो आपका आंसर आना चाहता था वो लगभग में आना था, यानी कि लगभग कितना होगा 71%, जो कि स्टूडेंट क्या है पास है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।